हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जो कि क्लास 9 का कंटिन्यूएशन था, और इसके बाद में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। इस वीडियो में इस पार्ट में कुछ नया करेंगे जो कि पिछले में नहीं था। इसमें यह है कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे माइंड मैप्स के थ्रू। ये कुछ नया नया इनिशिएटिव है कि आपके जो पढ़ने की स्ट्रेटजी है उसको सुधारा जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पे जो माइंड मैप्स की जिसकी मैंने बात की, तो एक माइंड मैप टाइप का मैंने क्रिएट किया है। इस माइंड मैप के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगा, और ये आपको यानी जो एक स्टडी मटेरियल है, नोट जैसा है, ये आपको मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। बस बात यह है कि आपको ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है कि आप वीडियो के एंड में पहुंचो और इसको केवल फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जिसको केवल आप यही पढ़ लेने से आप इसमें क्या लिखा है, पूरा टॉपिक में क्या है, आप समझ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ लाइक कोडिंग। एक कोड है, एक पासवर्ड है, जिसकी पासवर्ड की ओपनिंग यही बोर्ड पे हो रही है। जब उसको जान जाओगे तो फिर ये समझ में आएगा। बस इसका फ़ायदा ये है कि जब एक बार पूरा आप समझ लोगे तो फिर ये कोडिंग हमेशा आपके माइंड में सेट रहेगी, और जब कभी एक पेपर उठा के देखोगे 8-10 साल बाद भी, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और इसके बाद में ये आपको कैसे मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा ये मैं आपको एंड में वीडियो के बता दूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि लुइस 14 जब इंथ्रोन्ड होता है, यानी सिंहासन में बैठता है, तो उस समय फ्रांस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स की बैकग्राउंड पहले से भी होती है, लेकिन उस समय प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होने लगती हैं, तो वहाँ पे रिवॉल्यूशन हो जाता है। प्रॉब्लम्स कई तरीके की थी, जैसे कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, जैसे जो उसकी वाइफ थी ऑस्ट्रिया से थी, और ऑस्ट्रिया की फ्रांस से दुश्मनी चल रही थी, और जो उसकी वाइफ थी वो कंटिन्यू इंटरफेयर कर रही थी रूल में। ठीक है, यानी किंगशिप में जो है कंटिन्यू इंटरफेयर कर रही थी। तो ये पॉलिटिकल में आ जाएगा। इकोनॉमिक में आ जाएगा कि फ्रांस जो है वो ब्रिटेन से दुश्मनी निकालने के लिए अमेरिका के कॉलोनीज को फ्री कराया उसने, और इससे उसको इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ। थर्ड आपका जो रीजन आ जाएगा वहाँ का सोशल रीजन है। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले टैक्स वगैरह नहीं देते थे, और जब वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी तो टैक्स का सारा वेट किस पे पड़ रहा था? थर्ड स्टेट पे पड़ रहा था। तो इस तरीके से ये मेन 3 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुए। और जब रिवॉल्यूशन हुए तो वहाँ पे जो जिन चीज़ों की मांग आई, ठीक है, और उस रिवॉल्यूशन से जो आउटकम आया, उसने वहाँ पे आइडिया दिया किसका? नेशन का। नेशन का आइडिया क्या होता है? नेशन का आइडिया यही होता है कि चीज़ों का यूनिफिकेशन हो सके। पूरी जो एक यूनिट है, वो जिसको यूनिट जैसा कि कहते हैं, उस यूनिट में एक तरीके का एकपन दिखाई दे। ठीक है, तो वो दिखने के लिए वहाँ पे क्या हुआ? एक लैंग्वेज, एक फ्लैग, एक नेशनल असेंबली, एक तरीके के सबको राइट्स, यानी एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली की तो बात हो ही गई। तो ये सब जो पूरे फ्रांस में एक जैसा होना था, यानी पे जो वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था, और जहाँ जिसको जैसा करना हो करे, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे ख़त्म कर दी गई। लोगों को राइट्स दिए गए, इक्वलिटी के राइट दिए गए, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व की भावना का विकास किया गया। वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट जैसा कुछ नहीं रखा गया। पावर शेयरिंग वहाँ पे हुई। ठीक, तो इस तरीके से जो चीज़ें आई, उन्होंने नेशनलिज्म को राइज किया फ्रांस से। और फिर आपने देखा कि वहाँ से जब नेपोलियन का राइज होता है, तो नेपोलियन एज अ इन्वेडिंग पावर यानी आक्रमणकर्ता के रूप में यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाता है, और वहाँ पे वो उन मोनार्क्स के अगेंस्ट, यानी जो ओल्ड रेजिम का सेट रूल था उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है? एक कैंपेन करता है। तो जिस कंट्री पे वो अटैक करता है, वहाँ की जो जनता होती है वो नेपोलियन के साथ में होती है। ठीक, यानी नेपोलियन का जो वार होता है वो एक हिसाब से सिस्टम के अगेंस्ट होता है, और पूरे यूरोप को रौंद डालता है नेपोलियन। तो जहाँ जहाँ नेपोलियन जाता है वहाँ अपने साथ में ये आइडिया ऑफ नेशन लेकर के जाता है। तो वहीं से होता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इससे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, ठीक है, इवन जो रशिया का एक्सपेंशन भी यूरोप में है, तो रशिया, जर्मनी, इटली, पोलैंड, आयरलैंड, ग्रीक, ये सारे जो नेशंस हैं, ठीक है, मतलब उस समय नेशन नहीं थे, तो ये सारे वहाँ उससे प्रभावित होते हैं। और सब इन चीज़ों की, यानी जो इक्वलिटी है, फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी है, सफरेज है, मतलब जो सफरेज का मतलब क्या होता है? इलेक्शन से होता है। ठीक है, कि जो वहाँ के एडल्ट्स हैं वो वोट कर सकें और अपनी सरकार बना सकें, खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। तो इस सब की मांग वहाँ पर होने लगती है, और ये आइडिया यहीं फ्रांस से जाता है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848।
तो कंटिन्यूएशन कहाँ से हुआ, कंटिन्यूएशन वहाँ से हुआ जब 1815 में नेपोलियन की डिफीट हो जाती है। कई पावर्स मिल करके नेपोलियन को हरा देती है। हराने वाली पावर्स में कौन कौन होते हैं, रशिया होता है, ब्रिटेन होता है, ठीक है, जर्मनी होता है, ये सब मिल करके नेपोलियन को हरा देते हैं। क्योंकि वहाँ पे वो लोग मोनार्क्स ही होते हैं, वो लोग राजशाही ही चाहते हैं, वो इस तरीके डेमोक्रेसी वगैरह लाना नहीं चाहते हैं। तो मिलके नेपोलियन को हरा देते हैं और फिर से वो ओल्ड रिजाइम यानी जो कंजर्वेटिव रिजाइम होता है उसको फिर से लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के गुट बन जाते हैं। एक तो आपका होता है, ठीक है, एक आपका होता है कंजर्वेटिव रिजाइम, कंजर्वेटिव रिजाइम, और इनके मतलब जिनके दो लोगों के बीच में एक तरीके का कंट्रडिक्शन शुरू होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। दूसरी टाइप आपके होते हैं लिबरल एंड नेशनलिस्ट, ठीक है। यानी अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो किन्हीं दो पक्ष के बीच में होगा, दो साइड के बीच में होगा। तो कौन कौन से हैं, कंजर्वेटिव रिजाइम है और लिबरल नेशनलिस्ट है। तो जो कंजर्वेटिव रिजाइम है, ठीक है, इनका काम क्या था, ये कर रहे थे ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर्स। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो फिर आपको लास्ट में इसकी जरूरत नहीं लगेगी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इसकी जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप दोनों नहीं कर रहे हो, आराम से बैठ के केवल देखना चाहते हो, देखो ये आपको एंड में मिल जाएगा। तो इनका ये काम था। और ये क्या चाहते थे, ये वही चाहते थे, यानी फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, सफरेज, ये सारी चीज़ें, यानी जो मॉडर्निटी थी वो सारा ये लोग चाहते थे। लिबरल और नेशनलिस्ट जो थे ये एक नेशन की मांग करते थे। और ये ओल्ड देयर कंसोलिडेट देयर पावर, मतलब मोनार्क, कैसा पावर, मोनार्की वाला पावर की राजशाही बनी रहे। तो इसीलिए इन दोनों में जो है संघर्ष होता था। अच्छा, इसमें थे कौन कौन से लोग थे लिबरल नेशनलिस्ट में, किस तरीके कौन से लोग आते थे। तो इसमें आपके आते थे एजुकेटेड, मिडिल क्लास, जिसमें आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स थे, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉमर्शियल मिडिल क्लास था, कॉमर्शियल मिडिल क्लास। ये लोग किस में आते थे, ये लिबरल एंड नेशनलिस्ट में। और ये लोग थे आपके एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशन, राइट। तो अब इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, यानी कहाँ कहाँ पे ये रिवॉल्यूशन जो था यूरोप में, किन किन कंट्रीज में इसका प्रभाव था। तो आपके जर्मन एंड इटालियन स्टेट, पोलैंड, आयरलैंड, ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये स्टेट थे, ये उस समय क्षेत्र थे जहां पे जो रिवॉल्यूशन है वो हो रहे थे, या जो नेपाल में फ्रांस में जो राइज ऑफ नेशनलिज्म था उससे इफेक्टेड थे, प्रभावित हो रहे थे, राइट। तो इसको यहां से इरेज करते हैं, फिर हमारा बोर्ड खाली हो जाएगा, फिर आगे बताने में आसानी होगी। स्टार्टिंग इसकी होती है जुलाई 1830 से फ्रांस में, इन फ्रांस, जुलाई 1830। तो वहां पे होता क्या है कि जो बूर्बो किंग होते हैं, बूर्बो किंग कब से, 1815 से। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, 1815 में जब नेपोलियन हार जाता है, ठीक है, तो आपको पता है कि नेपोलियन कहाँ से आया था। सबसे पहले वो डायरेक्टरी रूल में डायरेक्टर था, फिर उसने अपनी काउंसिल बनाई, फिर इसके बाद में जो डायरेक्टर और लेजिस्लेशन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे उसका फायदा इसने उठाया और ये वहाँ पे एम्परर बन गया था, ठीक है। लेकिन जब नेपोलियन की डिफीट होती है तो फिर से नेपाल में जो होता है फिर से मोनार्की आ जाती है, और जो लुइस की डायनेस्टी थी, यानी जो लुइस की डायनेस्टी कौन सी थी, वही बूर्बो डायनेस्टी थी, ठीक है। बूर्बो डायनेस्टी का, जैसे और भी डायनेस्टीज थी, ओटोमन एम्पायर भी एक अलग डायनेस्टी से चलता था, हैप्सबर्ग डायनेस्टी उस टाइम पे थी जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन था। तो बूर्बो किंग जो था 1850 में, यानी जो लुइस का सिस्टम चलता था, लुइस 16 बैठा था ना, तो उसके पहले लुइस 13, 14, 15 ऐसे हो चुके थे। तो फिर अगले नंबर पे यहाँ पे जो बैठा दिया गया था वो किंग था। तो इसको क्या कर दिया गया, ओवरथ्रोन कर दिया गया, लोगों ने इसको सिंहासन से हटा दिया, ओवरथ्रोन्ड बाई लिबरल
रिवोल्यूशनरिस्ट, ठीक है। LR का मतलब लिबरल रिवोल्यूशनरिस्ट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इन्होंने इसको हटा दिया और फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी। आपको पता है इसके पहले भी 1791 में भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, जब लुईस 16 को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कर दिया गया था, ठीक। तो रिवोल्यूशन वही चक्कर वाली चीज होती है, यानी फिर से वही चीज यहाँ पे घूम करके यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे जो इसका हेड बना, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का जो हेड बना उसका नाम था लुईस फिलिप्पी, लुईस फिलिप्पी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक। तो यानी शुरुआत यहीं से होती है। अभी आपने देखा था कि 1830 से 1848 के बीच में एज ऑफ रिवोल्यूशन है, ठीक। तो 1830 में स्टार्ट वही फ्रांस से होता है। तो जैसे फ्रांस से होता है, पूरे यूरोप के देश फिर से हवा पकड़ लेते हैं, और इसीलिए मैटरनिक एक चीज़ कहता है। अब मैटरनिक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मैटरनिक कौन है। मतलब वन सेंटेंस में वहाँ का किंग है, या किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, नेशनलिस्ट है, लिबरल है, ठीक है, कंजर्वेटिव है, कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैटरनिक कौन था। तो लेकिन मैटरनिक एक बात कहता है, और वो बहुत फेमस उसका एक स्टेटमेंट है। वो कहता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। मतलब समझ में आ ही गया होगा, यानी जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ कि नेपाल में जैसे क्रांति हुई, नेपाल में हल्का सा भी कोई मूवमेंट हुआ तो उसका इफेक्ट पूरे के पूरे यूरोप में पड़ता है। फ्रेंच की रिवोल्यूशन हम लोगों को इसीलिए पढ़ाई जाती है कि फ्रेंच का रिवोल्यूशन, किसी भी कंट्री में होने वाली रिवोल्यूशन और उसके मोटिव्स क्या होंगे, ठीक है, ये दिखाता है कि वो सारे मोटिव्स जो हैं वो फ्रांस से ही आए थे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की जो बात है वो फ्रांस से ही ली गई है। और इसके अलावा जितने भी कंट्रीज बाद में जहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ, या जो बाद में नेशनलिज्म जहाँ पे राइज हुआ, ब्रिटेन से फ्री हुए, तो उन सबका एक ये मोटिव जरूर सब में था कि उनके यहाँ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हो। यही लोगो है, यही मेन मोटो है, यही स्लोगन था फ्रांस की क्रांति का, यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन का। तो ये बात मैटरनिक कहता है, और इस मैटरनिक की बात का प्रभाव देखो कहाँ कैसे होता है। सबसे पहली चीज आती है आपकी ब्रुसेल्स में, यानी सबसे पहला एग्जांपल आप देखो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल। ब्रुसेल्स क्या करता है, तुरंत ये अपने को ब्रोक ऑफ या ब्रोक अवे, BROKE, ब्रोक अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। आज का यूनाइटेड किंगडम मत समझना, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने अपने को उस किंगडम से अलग कर लिया जो कि एक एम्पायर था, इसने अपने को आज़ाद कर लिया। पहला इफेक्ट आप यहाँ देखो। और दूसरा इफेक्ट जो है वो उस टाइम की एक बड़ी कंट्री का है, ठीक है, वो है ग्रीक, ठीक, जिसको यूनान और उसकी कैपिटल एथेंस से सब जानते हो, जहाँ के सुकरात थे, ठीक। तो इसका होता है, और ग्रीक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू होता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब शुरू होता है, 1821 में, ठीक। और यहाँ पे जो ग्रीक का सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, अच्छा ये भी जान लो कि ये इंडिपेंडेंस किससे इनको चाहिए होता है, तो ये इनको चाहिए होता है, सबसे पहले ये पार्ट था, पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ये जो है ये ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, और इसको यहीं से चाहिए होती है क्या, फ्रीडम। रूलर यहाँ का कौन था, मुस्लिम रूलर था, ये आप जाने रहिएगा। तो इनको यहाँ के जो नेशनलिस्ट होते हैं इनको सपोर्ट किससे मिलता है, तो इनको सपोर्ट मिलता है, यानी नेशनलिस्ट गॉट सपोर्ट फ्रॉम, पहले लोग थे ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स होता है देश निकाला, यानी इसके पहले जो नेशनलिस्ट थे जिन्होंने कभी कोई क्रांति वगैरह की थी और उनको देश से निकाल दिया गया था, तो वो देश के बाहर रह करके वहाँ से भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और वो वहाँ से हेल्प कर रहे थे। ये चीज़ जब आप इंडिया का नेशनल मूवमेंट देखोगे
तो ये चीज़ आप यहाँ से भी देखोगे कि बहुत सारे लोग जिनको देश निकाला दे दिया जाता था वो वहाँ से भी जो है एक्टिव रहते थे। बहुत सारे आप इस तरीके के लीडर्स के नेम ले सकते हो, जिसमें वीर सावरकर भी हैं और कई सारे लोग, और बहुत सारे लोग जिनको एग्जाइल नहीं था ऑलरेडी वैसे भी बाहर रह रहे थे, जैसे दादा भाई नौरोजी लंदन में रह रहे थे। तो इस तरीके के जो लोग थे जो बाहर से भी, तो वो कंटिन्यू अपने यहाँ जैसे इंडिया के फॉरम वर्क कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे ग्रीक में भी होता है। और दूसरी चीज़ थी जो वेस्ट यूरोपियंस थे, यहाँ पे बार बार ईस्ट और वेस्ट यूरोपियन की बात आएगी, ठीक है। अगर पूरा यूरोप देखोगे तो ये वाला क्या है, ईस्ट वाला है, ये वाला क्या है, वेस्ट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है फ्रांस का और पूरे यूरोप का मैप आप अपने एटलस में देख लो। अब इतना काम तो आप खुद कर भी सकते हो, इतनी एक्टिविटी तो होनी चाहिए, वरना बैठे बैठे क्या है, वो तो आपने सिद्धांत पढ़ा ही होगा लेमार्क का, जिस चीज़ का आप यूज़ ना करो वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो कुछ चीज़ों का यूज़ आप लोगों को भी करते रहना चाहिए, ठीक है। मोटो समझना, कोई बात दिल पर नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पे वेस्ट यूरोपियन भी इनके सपोर्ट में थे, वेस्ट यूरोपियन। और ये कैसे लोग थे, हु वर सिंपेथाइज फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर, यानी ऐसे लोग थे जो एंशियंट ग्रीक कल्चर जो था, जो काफ़ी विकसित कल्चर था, उसका उत्थान चाह रहे थे। वो लोग भी इस ग्रीक जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस था इसके सपोर्ट में थे, राइट। तो क्या होता है फिर, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये ट्रीटी होती है, कब होती है, 1832 में, 1832 में होती है। और ग्रीक जो है इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक। तो आपने एक एग्जाम्पल किसका देखा, ग्रीक का देखा, और दूसरा किसका देखा था आपने अभी इसके पहले, ब्रुसेल्स का। तो दो जगह सर्दी हुई नेपाल के छी। ओ बार बार नेपाल क्यों आ रहा है, अच्छा नेपाल आ रहा होगा, अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ओली जी, और जिसको देखो उसको नेपाली बता देते हैं। खैर यहाँ नेपाल का कोई काम नहीं है। तो दो एग्जाम्पल आपने देखे, ठीक। अब यहाँ पे चूंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में जो अगला सब टॉपिक है, यानी जो अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848, इस टॉपिक के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है, यानी 3.1 होगा टॉपिक का नाम। चैप्टर 1 है तो 1.3.1 कह सकते हो। इस टॉपिक का आपका नेम है द रोमांटिक, हेडिंग भी कह सकते हैं इसको, द रोमांटिक इमेजिनेशन, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म होता है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म होता है, ये केवल वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही नहीं होता है इसमें, नॉट ओनली वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। केवल नेशनलिज्म का इतना ही मतलब नहीं है कि वहां के लोग खाली युद्ध पर युद्ध कर रहे थे और अपनी एरिया को बढ़ा रहे थे, यानी उनके अंदर नेशनलिज्म खूब तेजी से राइज किया, राष्ट्रवाद खूब तेजी से राइज किया और पड़ोसी मुल्क को धूल में मिला दिया और वहां तक पहुंच गए। केवल इतना ही नहीं था, यहां पे एक चीज और था, कल्चरल ग्रोथ भी हो रही थी। क्या हो रहा था, कल्चरल ग्रोथ। कल्चरल ग्रोथ, तो इसमें क्या था, आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक शेप्ड नेशनल फीलिंग।
राष्ट्रीय भावनाएं जो हैं वो आर्ट, पोएट्री, स्टोरी और म्यूजिक इसके थ्रू भी फैलाई जा रही थी। और आई थिंक आप इससे अनजान नहीं हो कि आर्ट, म्यूजिक, स्टोरीज, पोएट्री ये सब क्या कर सकती है, कितनी ज़्यादा आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना विकसित कर सकती है। कोई भी जब आप देशभक्ति का गाना सुनते हो तो आपके अंदर किस तरीके की भावनाएं आती हैं, इसका आप अंदाज़ा लगाओ और समझ जाओ कि इन चीज़ों का कितना ज़्यादा मतलब होता है। ठीक है, देश मेरे तू बढ़ता रहे, अभी गाना उरी फिल्म का आया है, देखो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन सब का भी अपने आप में मतलब होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो की जा रही थी, तो इस आंदोलन का नेम था, इस मूवमेंट का नेम था रोमांटिसिज्म। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रोमांटिसिज्म क्या था तो आप यहाँ पे बता सकते हो ये था एक, मार्कर चेंज कर लेते हैं देखने में आसानी होगी, आ कल्चरल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रख दी है, जान लेना, अ कल्चरल मूवमेंट रोमांटिसिज्म था। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, नहीं जो रोमांटिक्स थे, रोमांटिक्स भाई कौन होंगे, जो आर्ट वाले हैं, जो पोएट हैं, जो राइटर हैं, जो म्यूजिशियन हैं, ठीक, ये सब रोमांटिक्स हैं। इनका काम क्या होगा, इन लोगों ने क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। यानी रीजन एंड साइंस, भाई रीजन और साइंस से रिलेटेड है, कार्य और परिणाम, ये सब साइंस में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो वो साइंस और रीजन, इस सब के ग्लोरिफिकेशन को इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ठीक, और फोकस इन लोगों ने किस पे किया, फोकस्ड ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिथिकल फीलिंग्स। अब देखो, जैसे जो मिथिकल फीलिंग्स होती हैं, जो पौराणिक भावनाएं होती हैं, कथाएं होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें साइंस प्रूव नहीं करती है। ठीक, उसको बहुत चीज़ों को साइंस मान्यताएं नहीं देती है। और जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, तो उनका क्या है, वो पुराने लोग हैं और ज़्यादातर जो इलिटरेट लोग हैं वो इस चीज़ों से कनेक्ट हो सके। तो जो साइंस से प्रूव नहीं होती हैं, ऐसी भावनाओं को उन्होंने विकास किया। और नेशनलिज्म के लिए वही चीज़ें ज़्यादा जरूरी थी। अगर हर चीज़ में साइंस घुसेड़ी जाएगी तो लोग इतनी ज़्यादा भावनात्मक रूप से, यानी इमोशनली नहीं जुड़ पाएंगे। तो वहाँ पे उन लोगों ने लोगों के इमोशंस को राइज किया। तो जिन लोगों ने इसको राइज किया, देखो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बताया, वही चीज़ आपके माइंड मैप में लिखा भी है कि इनका इफर्ट क्या था। यानी जो रोमांटिक्स थे, इनका इफर्ट क्या था, तो इफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट, और जो क्या था, एज अ बेसिस ऑफ नेशन। ठीक है, जो साइंस से बियॉन्ड था। तो रोमांटिक्स ने यहां पे ये चीजें की। अब इसके आगे यहां पे ऊपर लिखते हैं, तो यहां पे एक जर्मन फिलासफर हुए, इनका नेम था हर्डर। और ये भी क्या थे, रोमांटिक्स थे। रोमांटिक्स का ब्रॉड मीनिंग समझना, फिर जो रोमांटिक दिन भर किया करते हो वो रोमांटिक मत समझ लेना कि खाली रोमांटिक का मतलब यही है, हालांकि उसका वो मतलब भी है, बट रोमांटिक का जब ब्रॉड मीनिंग समझोगे तो आपको लगेगा कि इसका कुछ ब्रॉड सेंस है। जिस तरीके से हम लोग हर बार रोमांटिक चीज़ों का यूज़ करते रहते हैं, वो रोमांटिक उसी सेंस में नहीं है। तो ये जो थे, इन्होंने प्रमोट किया किसको, फॉक सॉन्ग को, यानी सामूहिक गानों को जो फॉक में गाए जाते हैं, फॉक सॉन्ग्स, पोएट्री, इन चीज़ों को प्रमोट किया और लोगों में जो नेशनल फीलिंग्स थी उनको बढ़ावा दिया। और बात यही आती है कि इनका जो पर्पस था, ठीक है, इनका जो पर्पस था, तो वो नॉट ओनली टू रिकवर एंशिएंट
स्पिरिट यानी जो पुरानी भावनाएं थी लोगों की मिथ के साथ जुड़ी हुई थी, केवल उनको रिकवर ही करना नहीं था। इनका जो सबसे बड़ी बात इनकी जो थी तो वो था कैरी मैसेज टू इलिटरेट पीपल, यानी जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो मतलब संख्या में ज़्यादा थे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनको इस मूवमेंट से कैसे जोड़ा जाए, उनको इस रिवॉल्यूशन से कैसे जोड़ा जाए। तो इसके लिए रोमांटिक्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप साइंस नहीं समझा सकते जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको आप मिथिकल स्टोरीज के द्वारा ही, मिथ के द्वारा ही चीज़ों को समझा सकते हो। ठीक, तो रोमांटिसिज्म जो था इस मूवमेंट ने भी वहां पे बहुत बड़ा प्रभाव अपना छोड़ा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आपको 100-200 शब्द लिखने हो तो आसानी से आप लिख सकते हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, और केवल एक ही रिवॉल्यूशन पे नहीं, किसी एक ही क्रांति के लिए नहीं, ये इन चीज़ों ने सारी क्रांतियों पर काम किया। अभी ये यूरोप की है, फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर ये चीज़ें बाकायदा वर्क कर रही थी। अब जैसे देखो, केवल एक कल्चरल रिवॉल्यूशन ही हुआ था, और उसका आपका अगला एग्जाम्पल आ जाएगा पोलैंड का। किसका? पोलैंड का। जैसे अभी आपने किसका एग्जाम्पल देखा? ब्रुसेल्स का देखा और ग्रीक का देखा। पोलैंड का देखो तो पोलैंड उस समय आता था एक रशियन टेरिटरी में, रशियन अंपायर के अंडर में आता था। तो जो पोलैंड वाले लोग थे इन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज यानी पोलिश, इसको अपना एक एज ए हथियार बना लिया, और ये लोग यही यूज करते रहे अपनी नेशनल फीलिंग को राइज देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, और ये कंटिन्यू क्या किए, इसको लैंग्वेज एज ए वीपन का ये यूज करते रहे। इनका संघर्ष किससे था? ऐसे बनाते हैं हीरो, रसिया से। ठीक है, तो इन्होंने लैंग्वेज एज अ वीपन का यूज किया। कहीं की भी क्रांति में भाषा भी एक अपने आप में हथियार होती है। अपने यहाँ देश में भी हिंदी एक तरीके से हथियार बनना चाहती थी, लेकिन चूंकि आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ जो है क्या है कि ये अपना जो देश है, अपना जो राष्ट्र है, ये वैरायटी का है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने भी 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और वो सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बावजूद इसके हमारे यहाँ क्या है, नेशनल फीलिंग है, राष्ट्र की भावना है हमारे यहाँ। ठीक, तो अब इसके अंदर एक अगला टॉपिक है। टॉपिक नंबर आपका क्या होगा? टॉपिक नंबर डालोगे तो होगा 1.3.2। नेम है हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ठीक, भूख, कठिनाइयाँ और पॉपुलर यानी लोकप्रिय क्रांतियाँ। ठीक, तो क्या होता है 1830s का जो टाइम होता है उस समय इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ जाती है। इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ जाती है, आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। कारण क्या होता है इसका? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है इस टाइम पे, और पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो क्या होगा, फूड क्राइसिस और इस तरीके की समस्याएं वहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है, जनता होती है, तो रोटी की तलाश में क्या करती है, सिटी की तरफ माइग्रेट कर जाती है। पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू सिटी, और सिटी में तब उसका इफेक्ट क्या होता है, वहाँ पे ओवर क्राउडेड हो जाती हैं चीज़ें, और क्रिएट होते हैं वहाँ पे स्लम्स। स्लम्स आप जानते होंगे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग होते हैं। स्लम्स की हिंदी होती है मलिन बस्तियाँ। मलिन वही मैले कुचैली चीज़ों से। आपको पता ही है कि अब सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी भाई बिल्डिंग्स बनी, उसमें झुग्गी झोपड़ी करके रहने वाले लोग वहाँ पे गंदगी भी फैलाएंगे, देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो वहाँ पे इस तरीके से जो है स्लम्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती है। इसका और कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो कैसे कैसे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यानी एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई। दूसरा ये था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे इंग्लैंड क्रिएट कर रहा था। क्यों क्रिएट कर रहा था? वहाँ पे इंग्लैंड में एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एडवांस कहाँ पे? इन इंग्लैंड। तो इससे क्या था, इसने कंपटीशन और बाकी जगह पे टफ कर दिया था। मेड कंपटीशन टफ। कैसे टफ किया? चीप मशीन मेड गुड्स, यानी इसके जो सामान बनते थे वो मशीन में बनते थे, और जब मशीन से चीज़ें जो बनने वाली हैं वो हाथ से बनने वाली चीज़ों
से भाई कितना आगे होगी, बहुत एडवांस होगी। आप कोई चीज़ हाथ से बनाते हो, जितने टाइम में बनाओगे मशीन से बनने में उतनी टाइम में पता नहीं कितना ज़्यादा बन जाएगा, सस्ता भी बनेगा। तो जब वहाँ मशीन मेड गुड्स आना शुरू हो जाती है मार्केट में, तो बाकी लोगों के रोजगार छिनने लगते हैं, वो लोग compete नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पर भी यही चीज़ था। यहाँ पे जो हथकरघा उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज थी यानी इंडियंस की, वो सारी इसीलिए तहस नहस उनका हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन था। वहाँ से मशीनरी से बनी चीज़ें जब यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी। तो फिर क्या हो रहा था कि अब भाई आदमी सस्ता खरीदेगा, बिल्कुल भाई, किसी के पास ऊपर से अगर उसके पास पैसे ना हो तो भाई सस्ते की तरफ भागेगा ही। और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है भाई, मशीन से बनी क्वालिटी का क्या कोई कंपैरिजन ही नहीं है हाथ से बनी चीज़ों पे। तो इस तरीके से बाकी लोग कंपटीशन से बाहर हो रहे थे। यहाँ ऐसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ थी, ठीक है। तो उसने कंपटीशन को टफ कर दिया। और प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे क्रिएट हुई थी, बहुत जगह पे अभी भी क्या थी, ऑटोक्रेसी, यानी जो ऑटोक्रेसी का मैंने मतलब आपको पहले बताया ही था। तो इन स्टिल ऑटोक्रेसी वहाँ पे अभी भी टैक्स की प्रॉब्लम, ओवरड्यूज की प्रॉब्लम, ओब्लाइगेशंस यानी जो बेगार होता था, ये सब वहाँ पे अभी भी चल रहा था इन्हीं इकोनॉमिक हार्डशिप्स के बीच में। तो यानी ये पूरा रास्ता क्रिएट कर रहे थे किसके लिए, क्रांति के लिए। तो यही 1830 का टाइम है और यही जान लो बैकग्राउंड है। यहीं से वहाँ फ्रांस में स्टार्टिंग हो जाती है। वहाँ पे मोनार्क को फिर से भगा दिया जाता है, फिर से रिपब्लिक हेड क्रिएट होता है वहाँ पे, जिसको लुइस फिलिपी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वहाँ पे बना के बिठाया जाता है। तो उसका इफेक्ट और एक पड़ता है 1845 में साइलेसिया में रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट इन साइलेसिया। साइलेसिया में किस तरीके का रिवोल्ट होता है, देखो इनका जो संघर्ष होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टर्स से, ठेकेदारों से, कॉन्ट्रैक्टर्स। कैसा होता है, यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो क्या करते थे, सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड ऑर्डर फिनिश्ड मटेरियल। मतलब वहाँ के जो लोग थे उनको ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे और फिनिश्ड मटेरियल की डिमांड करते थे, लेकिन बट एट लो पेमेंट। और यही वहाँ पे उनके बीच अनरेस्ट का कारण था, ठीक है, उनका कुछ बचता ही नहीं था। तो इन लोगों ने रिवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा साइलेसिया का। ये सब चीज़ें आप एटलस उठाओ, मोबाइल में सर्च करो और मैप में ये चीज़ें देखो। अगर मैप देखते हुए चलोगे तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी और समझ में आपको आएंगी। तो अब इसमें अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1.3.3, ठीक है, जिसका नेम है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक, ये अगले हेडिंग का या टॉपिक का नाम है। तो भाई रिवॉल्यूशनर्स कौन थे, हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से लोग थे, पुअर थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्टार्विंग पीजेंट थे यानी जो भूखे मर रहे किसान थे, स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स, राइट। और इसके अलावा आपके एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये आपके रिवॉल्यूशनरिस्ट थे। तो फ्रांस में क्या होता है, फरवरी 1848 में एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क यानी मोनार्क को हटा दिया जाता है, एब्डिक्शन ऑफ मोनार्क, और रिपब्लिक बेस्ड मेल सफ्रेज। मतलब यहाँ पे भी इलेक्शन होंगे जो रिपब्लिक बेस्ड होंगे, यानी अब जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि मेल सफ्रेज ही है, यहाँ पे अभी भी वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, जैसा कि ये वीडियो जो है वो कंपटीशन वालों के लिए भी, यानी जो IAS PCS इस तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं, और CBSE बोर्ड वालों के लिए या UP बोर्ड में भी NCERTs आ गई हैं,
तो उन लोगों के लिए ये ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सबके लिए ये क्वेश्चन तो बनता है कि वहाँ पे जो रूल्स जो राइट्स दिए जा रहे थे वो राइट्स किस तरीके से सोशली कंट्रोवर्शियल थे, ये किस तरीके से उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स के थे। कि देखो आपको पता है कि वुमेन भी कंटिन्यू जो है वो पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन वहाँ पे जब राइट्स मिलने शुरू हुए तो वुमेन को इतने ज़्यादा राइट नहीं मिले। जैसे सबसे बड़ा भाई बहुत बड़ा राइट है कि हमारे पास वोटिंग राइट है। अगर वोटिंग राइट है तो हम कभी भी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, और वो वुमेन के हाथ में तब तक नहीं था। और यहाँ पे कहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा था? जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ठीक है, हाँ जो मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो यही मैं बता देता हूँ। ये चीज़ जो आपको यानी ये पेपर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ब्लॉग की लिंक दी हुई है, आप ब्लॉग पे विजिट करोगे उस लिंक पे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। टेलीग्राम की जो है करियर एग्जाम्स के नाम से टेलीग्राम का चैनल है और ग्रुप है। टेलीग्राम पे करियर एग्जाम सर्च करोगे तो जो यूट्यूब पर जिस तरीके से लोगो बना हुआ है इसी तरीके का उसका लोगो वहाँ पे लगा हुआ है, वो आपका ग्रुप है, आप वहाँ जाके जोड़ सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी हुई है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के जुड़ सकते हो। ठीक, मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे? फेसबुक पेज पे करियर एग्जाम सर्च करके फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में तो आकर वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मुझसे कांटेक्ट करने के, इवन इंस्टाग्राम पे भी करियर एग्जाम्स नाम से अकाउंट है, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पूरी तरीके से आप लोगों के लिए ही मैं समर्पित हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन करोगे वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं रिप्लाई तुरंत करता हूँ। तो अब अगर आप नए हो तो ये चीज़ें आपके लिए, पुराने लोग जो हैं वो ये चीज़ें जान रहे हैं। नए हो तो फिर चैनल भी सब्सक्राइब आपको करना है, नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना है। ये चीज़ें अंडरस्टूड है, इसलिए मैं बार बार नहीं कहता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इन सब जगह पे इफेक्ट पड़ा। और इन लोगों ने क्या किया? डिमांडेड, मांग की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, और इनका क्या था? और डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म ही पढ़ रहे हैं ना, तो नेशन स्टेट की डिमांड यहाँ पर थी। और कैसा होना चाहिए नेशन स्टेट? ऑन पार्लियामेंट्री बेसिस। किस पे? पार्लियामेंट्री बेसिस पे, जहाँ पे बेसिस कहो या प्रिंसिपल्स कह लो, प्रिंसिपल्स, जहाँ पे अ कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इकट्ठा होने का, कहीं पे जो है कोई दल बनाने का उनको स्वतंत्रता हो, जिससे कि वो कभी भी बैठ के पंचायत कर सकें जो भी देश में हो रहा है, यानी राजनीति पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे अपने थॉट्स रख सकें, जो कि वहाँ पे पहले बैन होते थे। यानी अगर लोग भाई एसोसिएशन बनाएंगे तो हो सकता है जब एसोसिएशन बनेगा, लोगों की ग्रुपिंग होगी, तो किसी के अगेंस्ट भी बात जा सकती है, और ज़्यादातर वो बात किसके अगेंस्ट में होगी? जो रूलिंग पावर है उसके अगेंस्ट में होगी। तो रूलिंग पावर ने ये चीज़ सबसे पहले कर दिया कि एसोसिएशन को बैन ही कर दिया था कि आप इतने से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हो, और बाकायदा वहाँ पे जासूसी होती थी कि क्या बातें हो रही हैं। तो फ्रीडम में ये सब चीज़ें आ जाती है कि इन सब की फ्रीडम थी, कि फ्रीडम चाहिए थी उनको कि ये सब चीज़ें हटाई जाए, उनको इन सब चीज़ों की फ्रीडम दी जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। में 1848 को, ठीक है, यहां से जो है देखते हैं जर्मनी में क्या होता है। नहीं, अभी एक बड़ा एग्जाम्पल बड़े देश का है जर्मनी का। यहाँ पे क्या होता है? पॉलिटिकल एसोसिएशन होते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन होते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? मिडिल क्लास,
प्रोफेशनल्स हैं ये, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिस्ट। ये जर्मनी के रिवोल्यूशनरिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट ये लोग होते हैं आपके, इनका पॉलिटिकल एसोसिएशन होता है। ये सब क्या होते हैं, केम टुगेदर, एक साथ आते हैं, केम टुगेदर कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। यानी यहाँ पे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जैसे कि फ्रांस में नेशनल असेंबली थी, उसको इलेक्ट करने के लिए ये लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी इसके नेशनल असेंबली जो होती है वो क्रिएट होते हैं, उसमें 831 जो होते हैं उनका इलेक्शन होता है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफर्ड क्राउन टू फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, यानी फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को ये क्राउन ऑफर करते हैं, यानी वहाँ की सत्ता ऑफर करते हैं कि आप सत्तासीन हो जाइए। लेकिन आपको पता ही है कि ये कौन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेशनल असेंबली के थ्रू होते हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे नेशनल असेंबली होगी, कानून बनाने वाले होंगे, उस कानून के तहत आप एग्जीक्यूटिव होगे और आप वर्क करोगे। अब क्या आपको सत्ता स्वीकार है, क्या राजा बनना चाहोगे? तो वही चीज़ हुआ भैया कि राजा वाला जो राजसी सुख था वो उसने त्याग उसका नहीं किया, एंड ही रिजेक्टेड, उसने इस तरीके के सिंहासन को त्याग दिया, रिजेक्टेड एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स, यानी इसने दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया, टू अपोज नेशनल इलेक्टेड असेंबली, यानी इनका विरोध करने के लिए इसने जो मोनार्क्स थे उनको ज्वाइन किया और ये सब चीज़ों को इसने उसकी खिलाफत कर दी। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, जो लोगों का दिमाग खराब होता है, तो इन लोगों का हो गया दिमाग खराब, ठीक। और इन्होंने क्या किया, जब इन लोगों का दिमाग खराब हुआ तो इन लोगों ने क्या किया, जो लोअर और मिडिल क्लास थे, लोअर और मिडिल क्लास, उनकी डिमांड को इन लोगों ने नहीं माना, उनको इन लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, यानी गरीबों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने गरीबों को इग्नोर किया तो इनका जो एक बड़ा सपोर्ट पीछे से था वो सपोर्ट इन लोगों का खत्म हो गया और फाइनली ये हो गए वीक, और जब ये कमज़ोर हो गए तब ये फिर से चढ़ बैठा। तो ये यहाँ पे जर्मनी का हाल हुआ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे था कि इस सबका कतई ये मतलब नहीं निकला कि वहाँ पे सारी मतलब क्रांतियों का कोई मतलब ना हो, ऐसा नहीं था। ओल्ड रिजाइम जो सेट हो रहा था उस टाइम पे, वो ओल्ड रिजाइम में भी पहले जैसा ओल्ड रिजाइम नहीं आया, बहुत सारी फ्रीडम लोगों को वहाँ पे मिली ऐसे सिस्टम में भी, क्योंकि अब लोगों के अंदर जागरूकता तो थी ही, पूरी तरीके से सक्सेस भले ना हो पाए हो बट सक्सेस तो थे ही। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है कि यहाँ पे वुमेन का क्या प्लेस था, वुमेन किस जगह पे आती थी इन पूरे रेवोल्यूशन में, पूरी क्रांति में, ठीक है। तो इनका जो एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट था, यानी इनके भी जो राजनीतिक अधिकार थे, एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट, ठीक है, राइट्स, ये हमेशा क्या रहा है वहाँ पे कंट्रोवर्शियल, ये इंडिया में भी रहा है, ठीक है। जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे और इसी के बाद ही पढ़ोगे, अब जहाँ से शुरुआत हो रहा है इसीलिए पहले ये पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरी तरीके से यहाँ से ज़्यादा प्रभावित था, इसीलिए पहले पढ़ाया जा रहा है, एक बेसिस आपका यहीं से क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ आप इंडिया में देखोगे तो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। जबकि वुमेन क्या थी, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, एक्टिवली पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। इन लोगों ने फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे, न्यूज़पेपर्स फाउंड किए थे, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, टेकन पार्ट
इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब सभी क्रांतियों में, सभी पॉलिटिकल मीटिंग्स में जहां पे भी एजिटेशन या मूवमेंट हो रहा था उन सब जगह इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए थे, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश किए थे, न्यूज़पेपर्स में इन लोगों ने वर्क किया था, नहीं एक्टिव, वही चीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेटेड ये लोग थी, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद यानी डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज, इन सब के बावजूद इन लोगों को डिनाई कर दिया गया, यानी डिनाइड सफ्रेज राइट, मत देने का, जो वोट देने का अधिकार था वो डिनाई कर दिया गया। आप सोचो जो है, अभी आप लोग तो बच्चे हो, लेकिन आपके आसपास अब बच्चे, मतलब मेरे स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बाकी एस्पिरेंट्स हैं, वो बच्चे नहीं हैं। अब अगर आपके मन में कभी ये आए कि वोट देने नहीं जाएंगे, या जो लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो उनके फेवर में ज़रा ये चीज़ कभी सोचना, ठीक है, कि वोट के लिए लोगों ने कितने संघर्ष किए हैं और फिर हम लोग वोट देने नहीं जाते हैं। ये चीज़ उनको बताना, समझाना कि आप किस तरीके क्यों वोट देने जाओ, ठीक है, ये आपका काम है, आप एक सोशल रिफॉर्मर भी हो। तो ये इनको डिनाइड कर दिया गया। जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट थी जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वहां पे उनको ओनली ऑब्जर्वर रखा गया, इतना उनको खाली राइट मिला कि उनको ऐसा ऑब्जर्वर रखा गया, ठीक। तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, कंजर्वेटिव्स ये सब एबल हो जाते हैं इस रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए, बट एक चीज होती है, कुड नॉट रिस्टोर दी ओल्ड ऑर्डर्स, लेकिन पहले जैसे वो मोनार्क भी नहीं बना पाते हैं, ठीक। ये इसका पूरा आउटकम निकलता है। तो अभी जो है ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, नहीं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप भी पूरा नहीं हुआ है। जो टॉपिक्स आज हमको लेना था, ठीक है, जो टॉपिक आज का लेना था हमको, वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो फोर्थ टॉपिक होगा, ये इसमें थर्ड था, ठीक। फोर्थ टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, और इस टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया है, तो आप आराम से कर लीजिए, वरना वो वीडियो मिस हो जाएगी। ये चीज़ कैसे मिलेगी अभी मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।